बरवे को नरम पड़ना पड़ा। शुरू करते हैं 1891 के मध्य प्रदेश से। आज से करीब 133 साल पहले बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। थोड़ा सोच कर देखोगे तो पाओगे कि 1857 की क्रांति हुए अभी 34 साल ही हुए थे। वही क्रांति जिसमें तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई का जिक्र आता है। ये वही क्रांति है जिसमें अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गद्दी से उतार दिया था और रंगून भेज दिया था। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि तुम महसूस कर सको कि वो अंबेडकर जो बाद में देश के प्रथम कानून मंत्री बने और जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, उनका जन्म जब हुआ तो समाज कैसा रहा होगा। तो वह एक ऐसा समय था जब मुगल बादशाहत खत्म हुए 50 साल भी नहीं हुए थे, जब अंग्रेज देश पर अपने पंजों को गड़ा ही रहे थे, जब देश के कई हिल स्टेशन की मॉल रोड पर लिखा होता था इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इसका अर्थ है भारतीयों और कुत्तों को आने की अनुमति नहीं। अब शायद आप महसूस कर सकते हैं कि इस माहौल में एक भारतीय होना और उस पर भी एक अछूत जाति का होना कैसा होता होगा। क्या तो संसाधन होते होंगे उनके पास, कैसे समाज उनको देखता होगा, क्या उनके सपनों की सीमाएं रही होंगी। आज भी निचले तबके को तो छोड़ ही दीजिए, पर मध्यम वर्ग के भी कितने बच्चे लंदन और अमेरिका से पीएचडी करने और किसी देश का संविधान लिखने का सपना ही देख सकते हैं। तो सोचिए कि मध्य प्रदेश के एक अछूत परिवार से देश की संविधान सभा तक का अंबेडकर का सफर कितना मुश्किल रहा होगा। बल्कि सच तो यह है कि मुश्किल शब्द भी शायद ठीक नहीं, क्योंकि मुश्किल शब्द वहां प्रयोग में लाया जाता है जहां संभावना होती है। अंबेडकर के बचपन को देखकर तो दिल ये सोचकर ही घबराता है कि एक दलित के बचपन की आंखों के सामने भविष्य की संभावना ही कहां थी। पीड़ा, गुलामी, प्रताड़ना, तिरस्कार और घृणा के सिवाय और कुछ दिखने की संभावना ही कहां थी। इसलिए बाबा साहब का सफर मुश्किल नहीं बल्कि एक नितांत असंभव सफर था। पर इस असंभव के संभव हो जाने की कहानी में ही हमें बाबा साहब की कहानी के सबसे गहरे सूत्र मिलते हैं। ऐसे सूत्र जो ज्यादातर किताबों में और लेखों में लोग देखने से चूक गए और शायद इसलिए अंबेडकर को जानने से भी चूक गए। तो क्या है वो सूत्र जिनकी मैं बात कर रही हूं? तो मित्रों, वह सूत्र यह है कि अंबेडकर समाज के अछूत तबके से आते थे, इसमें कोई शक नहीं। परंतु उनके परिवार की परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि वह उस तबके में आने वाले बाकी लोगों के मुकाबले कुछ बेहतर स्थिति में थे और इस विरोधाभास ने ही अंबेडकर को अंबेडकर बना दिया था। मैंने इसे विरोधाभास क्यों कहा, ये जानना बहुत जरूरी है। इस बात को अगर चूक गए तो बाबा साहब को चूक जाओगे। तो अंबेडकर का जन्म एक महार परिवार में हुआ था। महार जाति और बहुत सी जातियों की तरह अछूत मानी जाती है और इसलिए अस्पृश्यता यानी छुआछूत के दंश को वो भी हर दिन हर पल सहती थी। परंतु अंबेडकर के परिवार की पृष्ठभूमि थोड़ी अलग थी। धनंजय कीर अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके पिता रामजी सकपाल सेना में थे। सेना में छुआछूत का असर इतना नहीं था। इसके अलावा उनके पिता के पिता भी सेना में रहे थे, इसलिए एक सैनिक के अनुशासन और आत्मगौरव को बाबा साहब बचपन से जानते थे। इसके अलावा रामजी सकपाल अच्छे क्रिकेट और फुटबॉल के खिलाड़ी थे और धार्मिक और आध्यात्मिक चर्चाओं में भी भाग लेते थे। वो महात्मा ज्योतिबा फूले के सहयोगी और प्रशंसक भी थे।
रामजी सकपाल एक दलित होते हुए भी कितने जुझारू व्यक्ति थे, इस बात से पता लगता है कि 1893 में ब्रिटिश सरकार ने महारो को छुट्टी की अर्जी देकर सेना से रिटायरमेंट के लिए आदेश दे दिया। सेना में आदेश का विरोध करना तो संभव नहीं था, पर राम जी उन कुछ महारों में से थे जिन्होंने इस आदेश का विरोध किया। उस समय के प्रसिद्ध व्यक्तित्व रानाडे की सहायता से ब्रिटिश सरकार को अर्जी दी कि उस आदेश को रद्द कर दे। बहुत बाद में अंबेडकर को वो अर्जी की कॉपी अपने पुराने बक्से में मिली। आप सोचिए कि ये सब उनके पिता ने जब किया, तब तक तो कांग्रेस भी पूरी तरह स्थापित नहीं हुई थी। ऐसे भारतीय तो आपको मिल सकते हैं जो उस समय अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर देते हों, पर ऐसे कितने भारतीय मिलते हैं जो अंग्रेज सरकार से कानूनन लड़ने की सोच सकते हों, और वो भी एक वकील के जरिए। रामजी सकपाल अपने समय से बहुत आगे थे। कांग्रेस इस तरीके का बाद में उपयोग करने वाली थी, पर उस समय तक तो कांग्रेस को जन्म लिए भी 7-8 साल हुए होंगे। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि अंबेडकर अपने पिता के जुझारूपन प्रेरणा से अछूते रहे होंगे। दूसरी तरफ उनकी माता भी एक ऐसे अच्छे परिवार से आती थीं जो कि सैनिकों से भरा था। उनके खुद के पिता और 6 और रिश्तेदार सूबेदार मेजर के पद तक पहुंचे थे। इस तरह दोनों तरफ से एक जुझारूपन और आत्मगौरव की सैन्य मानसिकता अंबेडकर ने बचपन से देखी थी। इसके अलावा सेना में उनके पिता सूबेदार की रैंक तक प्रमोट हुए थे और उसके बाद आर्मी नॉर्मल स्कूल के हेडमास्टर बना दिए गए थे। तो माता और पिता दोनों की तरफ से शिक्षा की संस्कृति अंबेडकर ने पाई थी। तो उनके जीवन का विरोधाभास ये था कि एक तरफ तो अंबेडकर ने पीढ़ियों से तथाकथित उच्च जातियों, छुआछूत का उत्पीड़न, बहिष्कार और दमन उसकी सर्वथा नग्न अवस्था में था और अनवरत महसूस किया था, परंतु उनकी शिक्षा और अच्छी पारिवारिक स्थिति की वजह से यह दमन उनकी सोचने समझने की शक्ति को इतना प्रभावित नहीं करता था कि वह ये सोच ही ना सके कि यह दमन, ये प्रताड़ना अमानवीय है, अनैतिक है, अन्याय है। उनके जैसे सामाजिक परिवेश से आने वाले दूसरे लोग तो हजारों वर्षों की छुआछूत की मान्यताओं को पूर्व जन्मों के अपने कर्मों और गलतियों का परिणाम मानकर पूरा जीवन सर झुकाकर नर्क सी परिस्थितियों में गुजार देने को तैयार थे। उन दलितों के लिए यह दमन नया नहीं था। वो शायद कहीं अंतर्मन में इसको स्वीकार भी कर चुके थे, परंतु बाबा साहब ऐसे नहीं थे। उनकी सोच स्वतंत्र थी। वे मानसिक गुलामी से हटकर समझ सकते थे। पर यह सोच सकने और समझ सकने की शक्ति आपको देखने सुनने में तो बहुत प्रेरणादायक लगेगी, पर बाबा साहब के जीवन में ये शक्ति एक तरफ उनको संविधान सभा तक पहुंचाती है, पर दूसरी तरफ एक ऐसे इंसान के रूप में सारी उम्र कई बार कई पड़ावों में गहरी मानसिक पीड़ा और वेदना भी दे देती है। खास तौर पर तब जबकि अपने लगभग अति मानवीय प्रयासों के बाद भी वो अपने चारों ओर अस्पृश्यता और छुआछूत को अपने धर्म और समाज से निकालने में बार बार अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। एक तरफ जन्म से अछूत जाति से होने की वजह से पीढ़ियों से चली आ रही अस्पृश्यता का अभिशाप और तिरस्कार उनको हतोत्साहित करता था, वहीं दूसरी तरफ कर्म से प्राप्त ज्ञान और चेतना बाबा साहब को घुटने टेकने नहीं देती थी। इसलिए वर्षों का अपमान और अथक परिश्रम से प्राप्त ज्ञान बाबा साहब के अंतर्मन को अलग अलग दिशाओं में खींच के मानो चीर चीर देते हों। इसलिए मैं कहती हूँ कि बाबा साहब पूरे जीवन अपने देश में अपना स्थान ढूंढते रह गए। उनका जीवन प्रेरणा है तो उनका जीवन अनंत, अटूट, अविराम पीड़ा और वेदना का निर्मम प्रमाण भी है।
अब देखिए बाबा साहब के मन में कैसे उस विद्रोह के बीज पड़े कि वो हजारों वर्षों से चली आ रही अस्पृश्यता के खिलाफ एक अति मानवीय युद्ध लड़ गए। तो जैसा हमने बताया, बाबा साहब महार जाति से थे। उनके पिता सेना में सूबेदार थे। बाशम अपनी 1986 की किताब में इस बात का जिक्र करते हैं। अन्य भारतीय सैनिकों की तरह सेना में महारों को यूरोपीय लोगों की तुलना में कम वेतन और खराब आवास मिलता था। वे कमांडिंग ऑफिसर के पद तक नहीं पहुंच सकते थे, पर उनको मुफ्त आवास और चिकित्सा देखभाल, रियायती कपड़े, खाना और पेंशन का लाभ मिलता था। मेसन अपनी 1974 की पुस्तक में बताते हैं कि बॉम्बे सेना में अछूतों को एक और फायदा ये था कि सेना अपने सैनिकों की जाति की तुलना में रैंक को अधिक महत्व देती थी। मार्च 1927 में महार शहर में महारों की एक सभा में इस बारे में बोलते हुए अंबेडकर ने कहा भी था, महार और चंभर जिन्हें मराठों और दूसरे लोगों द्वारा छुआ तक नहीं जाता था, जिन्हें मराठों और अन्य लोगों को सलाम करना पड़ता था, सेना में उन्हीं महारों और चंभरों को मराठा सैनिकों से वह सलामी मिलती थी जो किसी सूबेदार को मिला करती थी। इन्हीं वजहों से अंबेडकर के बालक मन ने जहां अस्पृश्यता को महसूस किया था, वहां यह भी देखा था कि अस्पृश्यता से निकलने की न सिर्फ संभावना है, बल्कि कुछ लोग इससे पूरी तरह न सही पर कुछ हद तक निकल भी चुके हैं। इसके अलावा महार सैनिकों को सेना ने एक और महत्वपूर्ण लाभ दिया। अन्य भारतीय सैनिकों की तरह बॉम्बे आर्मी में उन्होंने बुनियादी आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। इसमें भूगोल और इतिहास और अंक गणित पढ़ाए जाते थे। सभी रेजिमेंटों में स्कूल थे। किसी को भी जाति के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाता था। कुछ रेजिमेंटों में गैर कमीशन रैंक के लोग को स्कूल मास्टर के रूप में भी नियुक्त कर दिया जाता था। इसमें से एक बाबा साहब के पिता भी थे। उनकी यह उपलब्धि बाबा साहब के बाल मन के लिए एक बहुत बड़ा संबल थी। ये उपलब्धि बाबा साहब की चेतना में वर्षों की अस्पृश्यता के दैवीय स्वरूप पर एक और चोट थी। बाबा साहब के बाल मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर रही थी कि इस छुआछूत के दलदल से निकलने के लिए शायद शिक्षा ही एकमात्र रास्ता थी। इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। साल 1893 में सरकार ने महारों को आदेश दिया कि वो छुट्टी की अर्जी दें और पेंशन ले लें। इसका कारण ये बताया जाता था कि ब्रिटिश सरकार को कुछ उच्च जातियों की तरफ से दबाव पड़ रहा था कि उनके सैनिक महार जाति के सैनिकों के साथ बैरकों में नहीं रहना चाहते थे। खैर, रामजी सकपाल को 1893 में नौकरी छोड़नी पड़ी और उन्होंने अंबा डावे से लगभग 50 किलोमीटर दूर रत्नागिरी जिले के एक छोटे से शहर दापोली में बसने का फैसला किया। अंबेडकर का जन्म परिवार के दापोली में स्थानांतरित होने से पहले हुआ था। पिता के रिटायरमेंट के समय अंबेडकर केवल 2 साल के ही थे। दापोली में 5 साल की उम्र में बाबा साहब का दाखिला स्कूल में हुआ। इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। खैर, उनके पिता ने जल्द ही दापोली छोड़ दिया और परिवार समेत सतारा चले गए। सतारा पहुंचने के कुछ ही समय बाद बाबा साहब की मां भीमाबाई का देहांत हो गया। परिवार 1904 तक सतारा में ही रहा। तो चलिए अब उस घटना पर लौट आए जो दापोली में घटी थी। दापोली में इस समय एक असामान्य घटनाक्रम हुआ। इस घटनाक्रम में अंबेडकर के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, पर इसको समझने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने निर्णय लिया था कि सरकार बड़ी संख्या में लोगों को शिक्षा प्रदान करेगी। यह नीति ठीक से लागू नहीं हुई। खासकर अछूत बच्चों के संबंध में तो शायद बिल्कुल ही लागू नहीं हुई।
ऊंची जाति के हिंदुओं ने अछूत जाति के बच्चों के स्कूलों के एडमिशन का बहुत कड़ा विरोध किया। ब्रिटिश अधिकारी इन ऊंची जातियों के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। फिर भी दापोली में महार पेंशनरों ने अपने बच्चों को विद्यालय में एडमिशन की मांग रखी, पर बात नहीं बनी। पर महारों ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद एक लंबी लड़ाई चली, तो पहले नगर पालिका, फिर सहायक कलेक्टर और उसके बाद जिला कलेक्टर तक पहुंची। पर एक तरफ महारों की मांग थी तो दूसरी तरफ उच्च जातियों का विरोध। खासकर नगर पालिका के ब्राह्मण अध्यक्ष विष्णु हरि बर्वे ने इसका बहुत विरोध किया। जब कुछ समझ नहीं आया तो पेंशनरों ने एमजे नूगन को पत्र लिखा। नूगन उस समय उस डिवीजन के रेवेन्यू कमिश्नर थे। नूगन बाकी अंग्रेजों से अलग निकले। उन्होंने बर्वे के बजाय पेंशनरों का साथ दिया। बर्वे को नरम पड़ना पड़ा। आखिर में बर्वे ने सुझाव दिया कि अछूतों को स्कूल के मौजूदा बरामदे में बैठाया जा सकता है, पर यह सुझाव सिरे से धोखेबाजी था। दापोली स्कूल में बरामदा क्लासरूम से नीचे था और दोनों के बीच में एक नीची दीवार थी, यानी जो बच्चे बरामदे में बैठते थे वे ना तो देख सकते थे और ना ही सुन सकते थे कि कक्षा में क्या चल रहा है। इसका मतलब था कि बच्चे अगर स्कूल आ भी जाते तो पढ़ नहीं पाते। नूगन को यह बात स्वीकार्य नहीं थी। उन्होंने बात ऊपर बढ़ाई। उनको केएम चैटफील्ड का समर्थन मिला। चैटफील्ड डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन थे। आखिरकार बर्वे को एक अल्टीमेटम दिया गया और अछूत बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ क्लास में बैठने की अनुमति मिल गई। पर साथ में यह नियम भी बना दिया गया कि वे बाकी बच्चों से 3 से 4 फीट की दूरी पर बैठेंगे और उनको अपने बैठने के लिए अपनी अलग बोरी लानी होगी। इस तरह से दापोली में बाबा साहब की कक्षा में प्रवेश मिल गया। एक लंबे संघर्ष के बाद कक्षा में मिले प्रवेश का बाबा साहब के बाल मन पर क्या असर हुआ होगा। अस्पृश्यता का दंश झेले हुए इस बालक ने देखा होगा कि पीढ़ियों से चले आ रहे अन्याय से लड़ा जा सकता है। उच्च जातियां शक्तिशाली है, पर सारा संसार उनको सही नहीं मानता। जो अस्पृश्यता उन लोगों ने लाद रखी है वो किसी देवता का कानून नहीं है, बल्कि उच्च जातियों के अपने मन की जहरीली उपज है। और अस्पृश्यों की ये हालत किसी पूर्व जन्मों का पाप नहीं है, बल्कि इंसान की बनाई घोर अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और इसलिए इसका समूल नाश करना संभव है। पर इसी के साथ जब उन्होंने ये देखा होगा कि कक्षा में प्रवेश तो मिल गया, परंतु अभी भी उनको बाकी बच्चों से दूर बैठना पड़ रहा है ताकि कहीं कोई छू ना ले, तो यह एहसास भी हुआ होगा कि कानूनी स्तर पर इस छुआछूत को शायद समाप्त किया जा सकता है, पर समाज के दिल से छुआछूत की जकड़ को ढीला नहीं किया जा सकता। बल्कि हो सकता है कि हर कानूनी प्रहार के साथ घृणा और अपमान का रस जातिगत गर्व की आंच में पककर और गाढ़ा हो जाता हो। और आप आगे देखेंगे कि अंबेडकर ने ये एहसास सिर्फ एक बार नहीं किया था, बल्कि उनका जीवन इसी तासत विडंबना के एहसास की अनवरत अंतहीन पुनरावृत्ति बन गया। और मेरा तो मानना यह है कि बाबा साहब की जो भी व्यक्तिगत महान उपलब्धियां आप देखते हैं वो शायद कभी उनका लक्ष्य थी ही नहीं, बल्कि वो सब तो इसी त्रासदी की अनवरत पुनरावृत्ति के कारणों को समाप्त करने की उनकी जिद और महती प्रयासों का एक बाय प्रोडक्ट या सहज परिणाम थी। इन उपलब्धियों का उनके व्यक्तिगत दृष्टि में संभवतः बहुत मूल्य नहीं था। हालांकि सारे देश के लिए ये उपलब्धियां गौरव और प्रेरणा का कारण नहीं है। अगर आप